आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 6 बजने वाले हैं। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देश की राजधानी दिल्ली को बीती रात दो मामलों में दहशत में डाल दिया। एक तरफ साउथ दिल्ली के इलाके में घर के अंदर से लाश मिलते ही हड़कंप मच गया, तो दूसरी ओर गोविंदपुरी गोलियों की गूंज से कांप गया। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में घर के अंदर लड़के की लाश मिलते ही सनसनी फैल गई। करीब 24-25 साल के शख्स की बेरहमी से हत्या की गई थी। मरने वाले लड़के की पहचान सोहनलाल के रूप में हुई है, जो बगीच चलाने वालों के यहां काम करता था। बताया जा रहा है कि सोहनलाल के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। घर के अंदर दीवार पर हाथ के निशान बने हुए मिले। पुलिस घर के आंगन अंदर से सुराग तलाशने की कोशिश कर रही है, ताकि हत्या की वजह का पता चल सके। भारी चीज से वार किया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। घर के अंदर दीवार पर हाथ के निशान बने हुए मिले। पुलिस घर के आंगन अंदर से सुराग तलाशने की कोशिश कर रही है, ताकि हत्या की वजह का पता चल सके। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में देर रात दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। 4 बदमाशों ने इलाके में रहने वाले 2 लड़कों को गोली मार दी। गोलियों की गूंज सुनते ही आसपास के लोग भागकर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो गए। वारदात की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। गोली दोनों लड़कों के पैर में लगी थी। पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ कर पुलिस ने मामला दर्ज किया और तफ्तीश में जुट गई। नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11 बजे होगी। पहले ये बैठक कल शाम को ही होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से टल गई। अब आज होने वाली इस कैबिनेट बैठक में संसद के पहले सत्र की तारीख तय की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि संसद का पहला विशेष सत्र जून में होगा, जबकि जुलाई में बजट सत्र रखा जाएगा। हालांकि आज होने वाली कैबिनेट बैठक के बाद ही संसद सत्र की तारीख तय होगी। पद संभालने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खास अफसरों को गुजरात से दिल्ली बुला लिया है। इनमें सबसे मुख्य नाम है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जगदीश ठक्कर का। जगदीश ठक्कर मोदी के साथ 2001 से जुड़े हैं। 70 साल के ठक्कर 1989 से गुजरात के सूचना विभाग में अधिकारी रहे। बताया जा रहा है कि मोदी 22 मई को जब दिल्ली के लिए निकल रहे थे, तो उन्होंने जगदीश ठक्कर को अपना बैग पैक करने को कह दिया था। 2004 में रिटायर होने के बावजूद मोदी ने ठक्कर को अपने साथ रखा। जगदीश ठक्कर के अलावा मोदी के निजी सचिव ओम प्रकाश सिंह, दिनेश ठाकुर और तन्मय मेहता भी सीएमओ से पीएमओ बुलाए गए हैं। 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर अरविंद के शर्मा को भी दिल्ली से बुलावा भेजा गया। प्रधानमंत्री मोदी अपनी रणनीति बनाने के लिए इन भरोसेमंद लोगों को साथ रखना चाहते हैं। रिटायर्ड आईएएस अफसर नृपेंद्र मिश्रा को अध्यादेश जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया गया। यूपी कैडर के 1967 बैच के आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा 5 साल पहले ट्राई के चेयरमैन पद से रिटायर हुए थे। पीएमओ में पुलक चटर्जी की जगह नृपेंद्र मिश्रा की तैनाती हुई है। कांग्रेस नेता कमलनाथ प्रोटेम स्पीकर होंगे। वो नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। नई सरकार की नई स्पीकर इंदौर से जीत कर आई सुमित्रा महाजन होंगी। उनके कामकाज संभालने से पहले कमलनाथ को अस्थायी रूप से स्पीकर बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कानपुर से सांसद मुरली मनोहर जोशी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात उन्होंने की। प्रधानमंत्री दफ्तर में करीब 45 मिनट तक मोदी और जोशी की बीच मुलाकात हुई। मोदी मंत्रिमंडल में मुरली मनोहर जोशी को जगह नहीं मिली। कालाधन वापसी के लिए गठित की गई एसआईटी को लेकर बवाल शुरू हो गया है। जेडीयू प्रमुख शरद यादव ने एसआईटी के गठन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। शरद यादव का कहना है कि एसआईटी का गठन टाइम काटने के लिए किया गया है। कालेधन के लिए गठित एसआईटी के अध्यक्ष जस्टिस एमबी शाह ने कहा कि हम उसका समाधान पाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि इसका नतीजा जरूर निकलेगा। मोदी सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल रहे जीई वानपति की जगह लेंगे। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस के अंदर खाने ही बवाल मच गया है। स्मृति के बहाने सोनिया गांधी और राहुल गांधी खेमे के नेता आमने सामने आ गए। कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी पढ़ी लिखी नहीं है, इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हमें इंतजार करना चाहिए और उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही कुछ दिन के बाद टिप्पणी करना ज्यादा मुनासिब होगा। दरअसल राहुल गांधी खेमे के अजय माकन ने ही सबसे पहले स्मृति ईरानी पर सवाल उठाया था और कहा था कि नरेंद्र मोदी ने 12वीं पास स्मृति ईरानी को देश की शिक्षा को देखने वाला मानव संसाधन विकास मंत्रालय सौंप दिया। माकन के इस बयान का सीधा विरोध पूर्व मंत्री मनीष तिवारी की तरफ से आया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और योग्यता में फर्क होता है और स्मृति ईरानी पर सवाल उठाने के लिए मजबूत आधार होना चाहिए था।
उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एमएल फोतेदार ने भी स्मृति ईरानी पर अजय माकन के बयान से अलग राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि मंत्री चुनना पीएम का विशेषाधिकार है और इस वक्त में ऐसे सवाल नहीं उठाने चाहिए। कुछ कांग्रेसी नेताओं के विरोध के बाद भी माकन अपने स्टैंड पर कायम है। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी पर हमले जारी रहेंगे। उन्होंने मनीष तिवारी और माखनलाल फोतेदार के बयान को निजी तक बता डाला। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी स्मृति ईरानी को एचआरडी मंत्री बनाए जाने पर चुटकी ली है। दिग्विजय ने कहा कि मोदी को मुरली मनोहर जोशी से ज्यादा योग्य स्मृति ईरानी लगे। का अधिकार क्षेत्र है, अब उनको डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से बेहतर स्मृति ईरानी लगी हैं तो ठीक है, उनका अधिकार है। उधर स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाना कांग्रेस को भारी पड़ता दिख रहा है। पलटवार करते हुए जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने पूछा कि आखिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की क्या योग्यता है। मुझे पूछना है कि सोनिया गांधी की शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्योंकि उन्होंने यूपीए को हेड किया है, मनमोहन सिंह को डायरेक्शन दिए, पूरी यूपीए की सरकार उनके दरवाजे पर हाथ बांध के खड़ी थी। उधर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने माकन पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और लिखा कि माकन जी, पढ़ाई का इस्तेमाल देश को बनाने में होना चाहिए, न कि घोटाले और देश को शर्मसार करने में। यह संदेश अपने पढ़े लिखे कांग्रेसियों तक पहुंचा दीजिए। केंद्र सरकार ने स्मृति ईरानी का बचाव करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि स्मृति को योग्यता के आधार पर मंत्री बनाया गया है और कांग्रेस का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने अपने सारे मंत्रियों की क्षमताओं का ध्यान रख करके उनको उत्तरदायित्व दिया है। अगर कांग्रेस की ओर से ये टिप्पणी आई है तो मैं कहूंगा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी टिप्पणियों को कहने के पहले थोड़ा कांग्रेस को अपने अंदर और इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। हालांकि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्मृति का बचाव किया है। ट्वीट कर उमर ने पूछा कि क्या नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के लिए पायलट और कोयला मंत्री बनने के लिए खदान में काम करने की योग्यता होनी चाहिए। वहीं जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव पढ़ाई विवाद पर स्मृति ईरानी के पक्ष में खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि आलोचना पढ़ाई नहीं बल्कि काम के आधार पर की जानी चाहिए। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कृषि राज्य मंत्री बनाए गए मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बलियान पर सवाल उठाए। दिग्विजय ने कहा कि दंगे के आरोपी को मोदी ने मंत्री बना दिया। जो व्यक्ति सांप्रदायिक तनाव और दंगे फैलाने में दोषी हो, उस पर केस चल रहा हो, उसको मंत्रिमंडल में लेकर एक क्या मैसेज दिया है मोदी जी ने कि ऐसे लोगों को तरजीह दी जाएगी। यूपी के कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बताया है। आर्टिकल 370 पर मचे सियासी घमासान के बीच आजम ने ये विवादित बयान दिया। लेकिन जब हम चश्मा लगाकर देखेंगे तो सिर्फ हमें कश्मीर नजर आएगा। कश्मीर एक बड़ा मुद्दा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को लेकर मचे घमासान के बीच बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। सूत्रों से खबर है कि भागवत ने राजनाथ से कहा कि 370 पर किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। हालांकि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राजनाथ सिंह से यह भी कहा कि सहयोगी दलों और मुस्लिम संगठनों से आर्टिकल 370 पर बातचीत की जानी चाहिए। मामले में जल्दबाजी ठीक नहीं है। 370 से हो रहे नुकसान के आंकड़ों को सामने लाया जाए। संघ प्रमुख ने कहा कि पूरे देश में अनुच्छेद 370 को लेकर सकारात्मक माहौल बनाया जाए, जिसके बाद बात आगे बढ़ाई जाए। यह संघ या बीजेपी का एजेंडा नहीं बल्कि पूरे देश का एजेंडा है। इससे पहले पीएमओ के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुच्छेद 370 पर खुली बहस चाहते हैं। उनके इस बयान के बाद सियासी बवाल मच गया। अनुच्छेद 370 के कारण प्रदेश जम्मू कश्मीर का लाभ कम नुकसान अधिक हुआ है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि इसके ऊपर एक चर्चा की जा सकती है, इसके ऊपर बहस की जाती है। जितेंद्र सिंह के बयान पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भड़क उठे। उन्होंने कहा कि फिर से अनुच्छेद 370 पर चर्चा कराना खतरे से खाली नहीं होगा। प्री 1947 का डिबेट जो है वो चालू करना चाहते हैं तो बेशक करें, उनको कोई रोक नहीं सकता। मेहरबानी करके सोच समझ के इसमें अगला कदम ले लीजिए, क्योंकि इसमें खतरा बहुत ज्यादा है और फायदे बहुत कम हैं। उमर ने इससे पहले ट्वीट भी किया था। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि अगर अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा।
उमर अब्दुल्ला की धमकी पर आरएसएस नेता राम माधव भड़क उठे। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 रहे या नहीं, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हमेशा रहेगा। केवल बहस की एक बात की गई है। बहस करने के लिए क्या आपत्ति होना चाहिए? सबको बहस के लिए तैयार होना चाहिए। उसके ऊपर अनावश्यक धमकियां देना, ये नहीं है तो हम अलग हो जाएंगे, इस प्रकार की बयानबाजी, इसके पीछे एक राजनीतिक मकसद ही ध्यान में आता है। अनुच्छेद 370 पर बहस की बात करने वाले पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह पर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती भी बरसी। उन्होंने कहा कि 370 को हटाने की जगह इस पर चर्चा होनी चाहिए कि इसे और मजबूत कैसे किया जा सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुच्छेद 370 वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनका बयान आग लगाने वाला है। पीएमओ में जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान दिया है और ये आग से खेलने का काम है। 370 को खत्म करने की बात करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। सवाल बढ़ने के बाद पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बयान जारी कर सफाई दी और कहा कि अनुच्छेद 370 पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम के हवाले से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और ये विवाद निराधार है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हो रहा। गडकरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए वहां कंपनियों का जाना बेहद जरूरी है। श्रीनगर बहुत सुंदर है, पर वहाँ गरीबी बहुत है, भूखमरी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री नहीं है और इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग वहाँ इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। 370 आम उसके कारण नहीं कर सकते, जमीन नहीं खरीद सकते। पाकिस्तान सरकार ने नवाज शरीफ के भारत दौरे को उम्मीद से बेहतर बताया है। पाक पीएम के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि हमने समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के ट्रायल में तेजी लाने का मुद्दा उठाया। कश्मीर मसला बातचीत के एजेंडे में नहीं था। पाकिस्तानी पीएम के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि जल्द दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की फिर से मुलाकात हो सकती है। उन्होंने कहा कि सितंबर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में ऐसा संभव है। पाक पीएम के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि दोनों पीएम इस बात से सहमत थे कि ये दोनों देशों के लिए एक नई शुरुआत है। पाक के मुताबिक दोनों देशों के बीच 8 अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर संतोषजनक बातचीत हुई। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि बम धमाकों की आवाज बंद होने पर ही बातचीत आगे बढ़ेगी। धमाकों में बात की आवाज दब जाती है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि पीएम मोदी ने इसी लहजे में पाक पीएम से बात की थी। इसलिए बम धमाके बंद हो और हम बात करें तो आवाज दोनों को सुनाई देगी, लेकिन अगर बम धमाके चलते रहेंगे तो उसमें बात की आवाज दब जाएगी। और ये बात इन्हीं अल्फाज में उन्होंने नवाज शरीफ साहब। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बात पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने चुटकी ली। मनीष तिवारी ने कहा कि उनकी इस बात से तो पाकिस्तान को यही संदेश गया है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ जारी रह सकते हैं। उनको साफ तौर पर यह संदेश दिया है कि जहां तक इस सरकार का संबंध है, इस सरकार में धमाके और बातचीत, कथाकथित धमाके और बातचीत शायद साथ साथ चल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ की मां के लिए शॉल भेजा। शॉल मिलने पर नवाज की बेटी मरियम ने नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा। नाराजगी के बाद आखिरकार शिवसेना कोटे के इकलौते मंत्री अनंत गीते ने भारी उद्योग मंत्रालय में अपना कार्यभार संभाल लिया। गीते अपने पोर्टफोलियो से खुश नहीं थे और इसी के चलते पहले उन्होंने चार्ज लेने से इनकार कर दिया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बुधवार को मंत्रालय जाकर अपना कार्यभार संभाल लिया। सुषमा को विदेश मंत्रालय के साथ साथ प्रवासी भारतीय मामलों का मंत्रालय भी सौंपा गया है। उमा भारती ने बुधवार को जल संसाधन मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया और कमंडल में गंगा जल लेकर दफ्तर पहुंची थी। जल संसाधन मंत्रालय मिलने पर उन्होंने पीएम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो गंगा नदी की बेहतरी के लिए कड़े कदम उठाएंगी। कैबिनेट मंत्री मेनका गांधी ने भी बुधवार को मंत्रालय जाकर चार्ज संभाला। मेनका को महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। चार्ज लेने के बाद मेनका गांधी ने कहा कि हम बच्चों और महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए फेसबुक पेज बनाएंगे। कैबिनेट मंत्री अनंत कुमार ने भी बुधवार को अपने मंत्रालय जाकर कार्यभार संभाल लिया। उन्हें रसायन और उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वेंकैया नायडू ने भी संसदीय कार्य मंत्री का कार्यभार संभाला। वो संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों संतोष गंगवार और प्रकाश जावड़ेकर के साथ चार्ज लेने पहुंचे थे। बुधवार को ही वेंकैया ने शहरी विकास मंत्रालय का भी चार्ज संभाला। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने भी कामकाज संभाल लिया। कलराज को लघु और मध्यम उद्योग का मंत्रालय मिला है। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने कहा कि रोजगार बढ़ाने पर उनका जोर रहेगा।
उर्वरक और रसायन राज्य मंत्री निहाल चंद्र मेघवाल ने भी अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मोदी कैबिनेट में राजस्थान से निहाल चंद्र इकलौते मंत्री हैं। निहाल राजस्थान के श्रीगंगानगर से सांसद चुने गए हैं। बीजेपी में नए अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस संबंध में मौजूदा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दिल्ली के केशव कुंज पहुंचकर संघ प्रमुख से बातचीत की। सूत्रों से खबर है कि नए अध्यक्ष की रेस में जेपी नड्डा सबसे आगे चल रहे हैं। खबर है कि ओम माथुर भी इस रेस में शामिल हैं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी के खिलाफ दायर मानहानि का केस साबिर अली वापस लेंगे। दिल्ली में साबिर ने नकवी से मुलाकात भी की। नकवी की टिप्पणी के खिलाफ साबिर ने मानहानि का केस किया था। नकवी साहब से आपका मिलना हुआ, क्या रहा उस मीटिंग में? जी, मुख्तार साहब भाई हमारे यहाँ पहले आए थे, 8 दिन पहले आए थे। बात हुई, बहुत अच्छे माहौल में बात हुई। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसे गलतफहमियां हो गई थी और गलतफहमियां इंसान से होती है। दरअसल जेडीयू से आकर जब साबिर अली ने बीजेपी ज्वाइन की तब नकवी ने सवाल उठाए थे और साबिर के आतंकियों से कनेक्शन की बात कही थी, जिसके बाद बीजेपी ने साबिर को एक ही दिन में पार्टी से निकाल दिया था। कैबिनेट मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की। रामविलास अपने बेटे चिराग पासवान के साथ वाजपेयी से मिलने पहुंचे। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि वो 6 महीने बाद। कैबिनेट मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की। रामविलास अपने बेटे चिराग पासवान के साथ वाजपेयी से मिलने पहुंचे। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि वो 6 महीने बाद मोदी सरकार पर कोई टिप्पणी करेंगे। अखिलेश ने कहा कि बतौर प्रधानमंत्री मोदी के 6 महीने के प्रदर्शन के आधार पर वो कुछ कहेंगे। यूपी में बिजली कटौती के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि हम 2016 तक बिजली संकट पूरी तरह दूर कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार में पोस्टल स्टाम्प जारी किया गया है। डाक विभाग की ओर से 4 पोस्टल स्टाम्प के साथ एक कवर भी जारी किया गया। इन डाक टिकटों का कॉन्सेप्ट नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की घटना पर तैयार किया गया। इन 4 डाक टिकटों के सेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग पोज हैं। हर एक डाक टिकट की कीमत 5 रुपए है। इस टिकट को नरेंद्र मोदी की शपथ के दिन यानी 26 मई को जारी किया गया था। डाक टिकट की सीरीज का नाम दिया गया है द पावर ऑफ नमो। जालंधर के रहने वाले मोदी भक्त ने 7 साल बाद प्रतिज्ञा पूरी होने पर अपनी दाढ़ी कटवाई। अरुण खुराना नाम के शख्स ने 7 साल पहले प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बन जाते वो अपनी दाढ़ी नहीं कटवाएगा। मोदी के पीएम बनने के बाद अरुण खुराना ने अपनी भीष्म प्रतिज्ञा खत्म की। महाराष्ट्र सरकार आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद चौहान सरकार में यह फेरबदल बड़ा संकेत है। महाराष्ट्र में चुनाव को देखते हुए फेरबदल किए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले यह आखिरी फेरबदल होगा। जेल से लौटने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। आज वो पार्टी के वॉलंटियर्स के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग में आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। केजरीवाल जब जेल में थे तो वॉलंटियर्स ने पीएससी को भंग करने की मांग की थी, उस पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले बुधवार को केजरीवाल ने अपने विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में विधायक फंड और उसके खर्च को लेकर चर्चा की गई। मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया कि मोहल्ला सभा कर फंड के उपयोग पर जोर दिया जाए। यूपी के कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला महासचिव पर बीजेपी समर्थकों को पीटने का आरोप लगा है। बीजेपी का दावा है कि लोकसभा चुनाव में एसपी को वोट न देने से नाराज इस नेता ने उनके समर्थकों की पिटाई की। यूपी के कानपुर में एसपी विधायक सतीश निगम ने सरेआम दबंगई दिखाई। शहर में विधायक जी की गाड़ी गलत जगह पर पार्क थी। जब ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने एमएलए से गाड़ी हटाने के लिए कहा तो नेताजी भड़क गए। विधायक ने एसएसपी से शिकायत की धमकी दी। बाजार में लगातार तीसरे दिन सुस्ती कायम रही। बुधवार को भी दिन भर एक सीमित दायरे में कारोबार होता रहा और आखिरकार सेंसेक्स निफ्टी मामूली बढ़त के साथ 24,556 और 7,330 पर बंद हुए। भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से यूपी में हाहाकार मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बिजली कटौती से परेशान एक विधायक धरने पर बैठ गए। बीजेपी विधायक श्याम देवराय चौधरी ने कहा कि जब तक कटौती बंद नहीं होगी वो धरने से नहीं उठेंगे। कानपुर में बिजली कटौती से परेशान व्यापारी सड़क पर उतर चुके हैं। यहां उद्योग व्यापार मंडल के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने दलील दी कि सबसे ज्यादा राजस्व देने के बावजूद कानपुर में 10 घंटे की कटौती की जा रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि लोकसभा चुनाव में करारी हार का बदला यूपी सरकार बिजली काट कर चुका रही है। वहीं फैजाबाद में लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। अधिकारियों का दावा है कि शहरी इलाकों में 18 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 8 घंटे बिजली मिल रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में कांग्रेस विधायक जयकिशन ने जमकर हंगामा किया। विधायक ने यहां बीजेपी कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी दी और स्थानीय लोगों के साथ गाली गलौज भी की।
मुंबई में शिवसेना के कार्यकर्ता जर्जर हो चुके आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए एकजुट हुए। शिवसैनिक जहाज को कबाड़खाने में रखने का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस ऐतिहासिक युद्धपोत को संग्रहालय में रखा जाए। मुंबई से सटे कल्याण में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक विधायक को गुंडाई भारी पड़ गई। एडमिशन को लेकर एमएनएस विधायक ने एक स्कूल में तोड़फोड़ की थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और विधायक के साथ 4 समर्थकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। संत कबीरनगर ट्रेन हादसे की जांच आज से शुरू कर दी जाएगी। रेलवे ईस्ट के मुख्य संरक्षा आयुक्त पीके वाजपेयी को घटना की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 26 मई को सुबह 10 बजे के करीब गोरखधाम एक्सप्रेस संत कबीरनगर के चुरेब में मालगाड़ी से टकरा गई थी। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड के दिल्ली और देहरादून के रिजल्ट आज घोषित किए जाएंगे। ये रिजल्ट www.results.nic.in और www.cbscresults.nic.in पर देखे जा सकते हैं। इससे पहले कल 8 जून के परिणाम जारी किए जा चुके हैं। नतीजों में एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी। यूपी के फिरोजाबाद में एक एसएचओ पर नाबालिग से रेप करने का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल मामला 2012 का है। आरोप है कि कथित तौर पर नशे का सामान बेचने वाली दुकान पर आरोपी श्री प्रकाश यादव ने छापा मारा था। दुकान की मालकिन और उसकी बेटी को पकड़कर तब रसूलपुर थाने ले जाया गया था। एमपी के छिंदवाड़ा में एक नवविवाहिता के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप 6 लोगों पर लगा है। नोएडा की यूफ्लेक्स कंपनी में एक इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विपिन जैन नाम के इस इंजीनियर की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बिहार के गया में फल्गु नदी पर बना डायवर्जन पुल बह गया। गया में रूट डायवर्जन के लिए करोड़ों रुपए की लागत से यह पुल बना था। यूपी के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर एक पुलिसकर्मी नशे में धुत होकर झूमता दिखा। एचएस पांडे नाम के सिपाही की तैनाती मुरादाबाद जिले में है। पिछले 2 दिनों से यह पुलिसकर्मी नशे की हालत में मंडराता रहा। गुजरात के जामनगर में कचरा पेटी में एक नवजात के मिलने से सनसनी फैल गई। खबर मिलते ही बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। स्पोर्ट्स के सामान के लिए मशहूर मेरठ में अब एक ऐसी जैकेट बन रही है जिस पर ना तो AK-47 की गोलियों का असर होता है और न ही SLR की। भोपाल के रहने वाले एसके मावल ने 300 कैमरों का एक कलेक्शन पेश किया है। मावल के पास साल 1875 का लकड़ी से बना एक कैमरा भी मौजूद है।